नमस्कार, जय हिंद। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोडी सर। आप बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर हैं। कोर ऑफ इंजीनियर्स में आपने सर्व किया है और शायद भारत में कोई ऐसा कोना होगा जहां सर ने सर्व नहीं किया होगा। तो एक कह सकते हैं कि 360 व्यू भारत की स्ट्रेटेजी और आर्म फोर्सेस के बारे में जो सबसे अच्छे एक तरीके से कह सकते हैं एनालिस्ट हैं उनमें सर हैं। सर ने एक बुक लिखी है चाइनाज वॉर क्लाउड, द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, जिसमें एक तरीके से प्रिडिक्ट किया है उन सभी सिनेरियोज को जो चाइना आने वाले समय में जिन वॉर्स को लड़ेगा। तो और ये बुक जो लॉन्च की थी वो जो आर्मी चीफ रहे हैं नरवणे सर, उन्होंने लॉन्च की थी लास्ट ईयर। तो आज सर से बात होगी जो एससीओ समिट हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उसके बारे में आज सर से एक डिटेल्ड चर्चा होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। जय हिंद शिवम जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। धन्यवाद सर। तो सर सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एससीओ की समिट में पहुंचे हैं तो किस तरीके से देख रहे हैं जो डायलॉग हुआ है शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में, जो मीटिंग चलनी थी वो ऑलरेडी 20 मिनट्स एक्सटेंड हुई और उसमें से क्या निकल कर आया है, अगर उसे थोड़ा सा एक बार आप ब्रीफ कर सकें। देखिए, ये जो मीटिंग हुई है भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में, ये बहुत अच्छी मीटिंग हुई है जहां पे कई मुद्दों पे बातचीत हुई है। आतंकवाद के बारे में, आर्थिक संबंध बढ़ाने के बारे में, शांति के बारे में, दोनों देशों को इकट्ठे मिलके प्रगति की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल तो ये बातचीत बहुत अच्छी हुई है, लेकिन क्या चीन अपनी बातों पे अमल करेगा? ये चीज बहुत सोचने वाली है और इसके तथ्य में मैं 4-5 बयान देना चाहूंगा। 2024 और 2025 की अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो कि सरकारी संस्था है, उनकी खुफिया एजेंसी है, उसने अपनी एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2024 और 25 की रिलीज की, दोनों साल, उसमें साफ लिखा है कि जिस तरह से भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, ये तीनों देश युद्ध की तरफ अग्रसर है। पिछले साल 28 अक्टूबर को एडमिरल सैमुअल पपारो, जो कि अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर, उन्होंने बयान दिया कि दुनिया के इतिहास में अगर एक देश है जो सबसे ज्यादा सैनिक तैयारी कर रहा है तो वो चीन है। इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया कि टू फ्रंट वॉर भारत पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है। और इसी साल जुलाई में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन पाकिस्तान को भारत की सारी सैनिक जानकारी दे रहा था। अब अगर हम ये 5 तथ्यों को मिलाएं, एक बात साफ उभर के आती है कि हम चीन पे कतई भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम पीछे मुड़ के अपने इतिहास पे देखें, 1947 से लेकर आज तक, जब जब हमने चीन और पाकिस्तान पर भरोसा किया, ये दोनों देशों ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में। 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा कि भारत पे जब टू फ्रंट वॉर होगी तो भारत को बहुत दिक्कत होगी। हमें इस वक्त सिर्फ अपनी सैनिक और आर्थिक तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, इनके मंसूबे साफ हैं, इनके सैनिक लक्ष्य हैं। शिवम जी, चीन अच्छी तरह जानता है कि दुनिया का कोई भी देश चीन पे आक्रमण नहीं कर सकता है, अमेरिका तक नहीं कर सकता है। जब चीन को पता कि कोई भी देश उस पर आक्रमण नहीं कर सकता है, तब भी वो इतनी तीव्र गति से सैनिक तैयारी क्यों कर रहा है? कोई पार्टी या पिकनिक के लिए तो नहीं कर रहा है, कोई मौज मस्ती के लिए तो नहीं कर रहा है, वो सैनिक लक्ष्य के लिए कर रहा है। चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो 2027 पे वो हमला करेगा ताइवान के लिए। और चीन का दूसरा सैनिक लक्ष्य है अरुणाचल प्रदेश। मैंने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि इसी साल 19 जुलाई को चीन ने मेडॉक डैम की कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी और यह डैम 2030 में खत्म होगा। और 2030 के बाद चीन कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलकर टू फ्रंट वॉर करेगा। इसी साल जुलाई में पेमा खंडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया
कि चीन पानी को बम की तरह भारत पे इस्तेमाल करेगा। ये बात साफ है। हम बातों को अप्रिशिएट कर लें, गर्मजोशी को कर लें, आना जाना खाना पीना सब ठीक है, लेकिन चीन के सैनिक लक्ष्य हैं। हमें देखना होगा क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। सर, जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, मतलब अहमदाबाद में जब शी जिनपिंग आए थे, उसके बाद हमने देखा डोकलाम हुआ, महाबलीपुरम वाला हुआ, उसके बाद हमने गालवान देखा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है अभी तक, कम से कम। क्या भविष्य में हो सकता है, या चाइना अभी टाइम बाय कर रहा है कि 5 साल 10 साल हम रुक जाते हैं? क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रही है यूएस की तरफ से, अभी थोड़ा सा हीट फील कर रहा है चाइना, तो वो क्या अभी सिर्फ वो एक तरीके से थोड़ा सा टाइम हाइबरनेशन का है, उसके बाद कुछ होगा? शिवम जी, मैंने आज ही सुबह एक लेख लिखा है जो पब्लिश हुआ है, द यूएस चाइना टैंगो, राइज ऑफ G3 एंड ट्रबल फॉर ताइवान। ये जो तीन महाशक्तियां, चीन, अमेरिका और रूस, ये तीनों अंदर से मिल चुकी हैं। ये तीनों महाशक्तियों ने निर्णय ले लिया है, उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांट लिया, सबके अपने अपने इलाके बट गए हैं, कोई दूसरे के इलाके में दखल नहीं देगा। 11 साल से अमेरिका और भारत की कितनी कड़ी दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी, हमने सब देखा। और इस साल 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने, उसके बाद देखिए 6 महीने में हमारी और अमेरिका की दोस्ती कहां से कहां चली गई। आज ही खबर छपी है मीडिया में कि जो कुछ महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में क्वाड के शिखर सम्मेलन के लिए आना था, वो उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। यानी कि अमेरिका ने भारत का साथ पूरा छोड़ दिया है। पहले अमेरिका भारत का साथ दे रहा था क्योंकि वो चीन के विस्तारवाद को रोकना चाहता था, और चीन के विस्तारवाद को जब ये दो देश मिल जाते, भारत और अमेरिका, तो चीन का विस्तारवाद होना नामुमकिन था। लेकिन अब अमेरिका हट गया रास्ते से। एक बात जैसे मैंने कही, चीन सिर्फ समय गेन कर रहा है। समय क्यों गेन कर रहा है? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, उसका पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। वो 2027 तक भारत पे कोई हमला नहीं करेगा। अभी भी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि खत्म करो युद्ध। क्यों? क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचे ऑपरेशन सिंदूर, तो चीन को बीच में आना पड़े, क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। मेरे कहने का मतलब है, ये जो टाइम गेन हो रहा है, ये जो हमें दोस्ती दिख रही है, ये जो हमें अच्छे रिश्ते दिख रहे हैं, ये टेम्परेरी हैं 2027 तक। 2027 के बाद हम देखेंगे चीन के रवैये में कितना रातों रात फर्क आएगा। डोकलाम क्यों हुआ, गलवान क्यों हुआ, ये दशकों को जानना जरूरी है। अगर समय होगा कभी या अगले शो में मैं इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये दोनों की अपनी कहानी है। चीन ने डोकलाम सोच समझ के किया, चीन ने गलवान सोच समझ के किया। उसके पीछे चीन की बहुत बड़ी रणनीति थी। ऐसा नहीं था कि चीन का कोई सैनिक कमांडर सुबेरे उठा, ब्रश किया और उसने गलवान वैली कर दी या उसने डोकलाम का कर दिया। ऐसा नहीं है, ये पूरी उनकी रणनीति थी। देखिए, चीन हमारा दुश्मन देश है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये खुलेआम कहता हूं, क्योंकि मैं खुलेआम हर टीवी चैनल पे कहता हूं, चीन और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, क्योंकि इनकी वजह से हमारे कितने सैनिक, कितने आम नागरिक मारे जा चुके हैं। लेकिन चीन की एक खासियत है, और वो क्या है? चीन जो भी आगे प्लानिंग करता है, वो पब्लिक डोमेन या सार्वजनिक डोमेन में लिख देता है, क्योंकि चीन के पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के तहत चीन के सारे अंग, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी संस्थाएं हो, चाहे सेना हो, चाहे मीडिया हाउसेज हो, सारे मिलके चीन के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के लिए काम करते हैं। और तभी चीन अपने गोल्स में पूरी तरह तैयारी करता है ताकि वो उसको पाने में सफल हो। तो ये जो हम एक बदलाव देख रहे हैं, ये बदलाव या ठहराव, ये टेम्परेरी है, 2027 तक है, क्योंकि पहला चीन का बड़ा सैनिक लक्ष्य है ताइवान।
इसी साल 31 मई को अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में बयान दिया, जिस तरह से चीन सैनिक तैयारी कर रहा है वो ताइवान पे हमला करेगा। 3 फरवरी 2023 को विलियम बर्न्स, जो कि सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बयान दिया कि चीन ताइवान के लिए 2027 में हमला करेगा। पूरे संकेत साफ हैं। चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। 2027 से पहले वो कुछ नहीं करेगा भारत पे। सर आपने वैसे G3 की बात की, लेकिन ओबामा के टाइम से G2 की बात चलती थी कि यूएस और चाइना ने एक तरीके से बाइफरकेट कर दिया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम रखेंगे, ईस्टर्न आप। आपने उसमें एक रशिया को नया एंटर तौर पर देख रहे हैं, और उसके कॉन्ट्राडिक्टरी आज शी जिनपिंग ये कह रहा है कि हम ग्लोबल साउथ का पार्ट हैं, यानी वो अपने आप को थोड़ा सा एक तरीके से डाउनग्रेड कर रहा है कि ताकि पब्लिक ग्लेयर में ना आ पाए। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें शी जिनपिंग पे एक सवाल यह है, आपने कहा कि 2027 में ताइवान पे कुछ होगा, लेकिन उससे पहले एक पावर स्ट्रगल चल रही है विद इन चाइना कि अब क्योंकि अब परेड आ रही है उनकी, शायद जापान पे विक्ट्री की जो परेड है वो आ रही है। तो आप किस तरीके से फिलहाल चाइना का जो इंटरनल डायनामिक्स है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इंडिया को अपने रिलेशन उसी में नेविगेट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि शी जिनपिंग रहेगा नहीं रहेगा क्या होगा, उस सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं? शिवम जी देखिए, चीन के इंटरनल डायनेमिक्स को अगर हम दो हिस्सों में बांटे, आर्थिक और राजनीतिक। वेस्टर्न मीडिया में बहुत सालों से खबरें चल रही है कि चीन की अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है, चीन टूट जाएगा, चीन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं आया है। चीन के पास अगर बेशुमार व्हाइट पैसा है तो उसके पास उतना ही बेशुमार ब्लैक का पैसा या काला धन है, क्योंकि वो नारकोटिक्स में, ड्रग्स में बहुत डील करता है। हम कुछ समय पहले सुनते आए थे कि दुनिया में दो बड़े केंद्र हैं जहां पे ड्रग्स बनाए जाते हैं। एक है गोल्डन क्रेसेंट, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की पहाड़ियां हैं। दूसरा गोल्डन ट्रायंगल, जो कि म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के इलाके हैं। लेकिन अब एक दुनिया में तीसरा इलाका जुट चुका है जहां से ड्रग्स बहुत बड़ी तादाद में बनते हैं और दुनिया में फैलाए जाते हैं। वो है चीन का यूनान प्रोविंस। तो दुनिया में अब 3 क्षेत्र हैं जहां से ड्रग्स पूरी दुनिया को सप्लाई की जाती हैं: गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल और चीन। और ये जो हम जानते हैं, ये जो ड्रग्स का पैसा होता है वो सारा काला धन होता है, वो किसी बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो चीन के पास काला धन भी बेशुमार है और व्हाइट या लीगल मनी भी बेशुमार है। जो हम सुनते हैं चीन में जी, उनका जो रियल एस्टेट सेक्टर पूरा टूट गया, डूब गया, चीन टूट जाएगा। दर्शकों को हैरानी होगी जान के कि चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में सारा पैसा अमेरिकी निवेशकों का है। अगर चीन की रियल एस्टेट कंपनीज डूब रही हैं तो फायदा चीन को हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो कंपनियां जिसमें अमेरिकी निवेशकों का पैसा है, जब वो कंपनियां दिवालियां घोषित करेंगी, पैसा किसका गया? अमेरिकी निवेशकों का। घर कहां बने हैं? चीन में। घर किसके पास जाएंगे? चीनी सरकार के पास। चीन की आबादी में 98% लोगों के पास अपना घर है। 98% चीनी नागरिकों के पास अपना घर है। तो चीन की अर्थव्यवस्था को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सिर्फ वेस्टर्न मीडिया की प्रोपागेंडा है। दूसरा, हम आते हैं चीन के जो कहा जाता है उनकी राजनीतिक बातों पे। अंदरूनी तौर पे लड़ाइयां हो रही है। देखिए, पहली बात, शी जिनपिंग को किसी से कोई खतरा नहीं है। शी जिनपिंग ने दो बड़ी चीजें की। सबसे पहले चीनी संविधान में बदलाव लाके, जो पहले चीनी नागरिक सिर्फ 2 टर्म्स के लिए राष्ट्रपति बन सकता था, वो क्लॉज निकाला गया। कोई भी चीनी नागरिक जिंदगी भर के लिए, जब तक वो चाहे, वो राष्ट्रपति बन सकता है, जिससे फायदा तो शी जिनपिंग को हुआ। दूसरा, शी जिनपिंग ने एक ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। जीते जी एक चीनी राष्ट्रपति के डायलॉग्स या थॉट प्रोसेस, सी जीज थॉट के नाम से चीनी संविधान में उसे अपनाया गया। ये एक ही बार पहले हुआ है, माओस थॉट के नाम से, लेकिन वो भी माओ जेडोंग के गुजर जाने के बाद। लेकिन जीवित रहते हुए किसी राष्ट्रपति के ऐसी चीज होना संविधान में, ये शी जिनपिंग के वक्त हुआ है। शी जिनपिंग ने बड़ी चतुराई से जितने उनके अगेंस्ट थे,
सबको या तो मरवा दिया या जेल में भेज दिया या देश निकाला दे दिया। अगर खुदा ना खास्ता शी जिनपिंग को कुछ होता है, चाहे बीमारी के तौर से, चाहे कोई भी और कारण से, जो अगला चीन का राष्ट्रपति आएगा वो शी जिनपिंग से सिर्फ 10% ऊपर नीचे होगा। क्यों? जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि चीन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में है। अगर मेरी किताब दर्शक पढ़ेंगे, उसमें मैंने साफ लिखा है चीन किस तरह से इतनी बड़ी आर्थिक और सैनिक शक्ति बना। उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम फॉलो किया। क्योंकि वो पूरे एक नियमित तौर से चले हैं 1949 से लेकर आज तक और आगे आने वाले समय में। मैं आपको दो छोटे उदाहरण देता हूं। 2007 में चीन में 1 किलोमीटर भी बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल नहीं थी। 1 किलोमीटर भी बुलेट ट्रेन नहीं चलती थी चीन में। और चीन ने 2007 में फैसला किया कि उनके देश में बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। और सिर्फ 10 साल में, 2007 से 2017 में, पूरी दुनिया में चीन सबसे नंबर 1 देश है जिसमें सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन चलती हैं। 2015 में शी जिनपिंग के नोटिस में लाया गया कि चीन की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 500 में नहीं है। तो शी जिनपिंग ने वर्ल्ड क्लास 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके तहत यह कहा गया कि 2030 तक, यानी अगले 15 साल में, कम से कम चीन की 2 विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 500 में होने चाहिए। दर्शकों को हैरत होगा जान के, महज 8 साल में 2023 में चीन की 2 यूनिवर्सिटीज दुनिया के टॉप 10 में आ गई थी। क्योंकि चीन में एक बहुत बड़ी चीज है, वो है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी अधिकारी को काम दिया, उसने नहीं किया, वो उसके लिए जिम्मेवार है। वो ये नहीं कह सकता कि 40 साल पहले जो मेरी कुर्सी पे बैठा था गलती उसकी है, या जी ये हो गया वो हो गया। या तो वो काम करेगा या उसे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। वहां कोई इफ एंड बट्स नहीं है चीन में। तो ये चीज हमें अपनानी होगी। हमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी होगी। हम कई बार देखते हैं रेड लाइट होती है, 2-3 मोटरसाइकिल या कार वाले ठकाठक निकल जाते हैं रेड लाइट पे। वो सोचते हैं पुलिस तो है नहीं, अगर कैमरे ने पकड़ लिया, वो चालान आएगा तो हम निपट लेंगे, कुछ कर देंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है हर नागरिक को अपने दायित्व से वो करना चाहिए जो कि कानून कहता है, संविधान कहता है। जब तक ये चीज नहीं आएगी, ना अकाउंटेबिलिटी आएगी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, हम एक दूसरे पे ब्लेम डालते रहेंगे। शिवम जी, आपको हैरत होगी जान के कि चंगेज खान ने जब चीन पे हमला किया था शताब्दियों पहले, उसने औरंगजेब से 10 गुना ज्यादा अत्याचार किया था चीन में। 10 गुना ज्यादा अत्याचार कर। इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चंगेज खान ने चीन में क्या किया। लेकिन चीन में चंगेज खान की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि चीन आगे चलना चाहता है। चीन पीछे नहीं मुड़ के रुकना चाहता है। अगर हम रोड पे चलते हैं, अगर हम आगे देख के चलते हैं तो हमारी रफ्तार ज्यादा होती है। अगर हम पीछे देख के चलते हैं तो हम बहुत स्लो रफ्तार से चलते हैं। तो अगर हमने तरक्की करनी है, हमें आगे देखना होगा। जो पीछे हुआ, जिसकी गलती हुई, ठीक है, उससे सबक सीखो। अब मैं ये थोड़ी ना कह सकता हूं कि मेरे दादाजी एक गरीब इंसान थे जिनके जेब में 17 रुपए थे और उनके 9 बच्चे थे, तो वो गरीब थे तो उन्होंने तरक्की नहीं की, तो जी मैं इसलिए तरक्की नहीं कर सकता हूं। मेरे दादाजी ने वो किया जो उस समय उन्हें ठीक लगा। उन्होंने मेहनत की, जैसे भी किया उन्होंने मेहनत की। मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अपनी जिंदगी के लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं। अपने खानदान के लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूं। तो हमें ये ब्लेम कल्चर, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तू खराब है, मैं अच्छा हूं, ये चीज हमें क्या वो स्पीड से लेके जाएगी? ये हमें सोचना होगा।
सर नेक्स्ट ये है कि जैसे जो आपने बात की G3 की बात की है, इंडिया रशिया और जो चाइना है, क्योंकि रशिया भी चाइना को बहुत एक फ्रेंडली नजर से नहीं देखता है, वो भी एक तरीके से, क्योंकि चाइना ने तो अपने मैप में रशियन टेरिटरी को अपना दिखा दिया था। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जो चाइना रशिया की, उसमें अभी भी चाइना को शायद उतना फ्रेंडली नहीं माना जाता है। तो आपको लगता है कि रशिया चाइना इतने क्लोज हो जाएंगे कि इंडिया अनकंफर्टेबल हो जाएगा, या इंडिया रशिया ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप है? इन तीनों के ट्रायो को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो मैंने G3 की बात की और आपने कुछ समय पहले G2 की बात की, तो जब फरवरी 2012 में शी जिनपिंग चीन के तब उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने फरवरी 2012 में अमेरिका का दौरा किया जब बैरक ओबामा राष्ट्रपति थे, तो शी जिनपिंग ने बैरक ओबामा को बोला था G2 के लिए, जहां पे चीन और अमेरिका मिलकर इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन बैरक ओबामा माने नहीं। लेकिन जो मैंने G3 का जिक्र किया, जो लेख मैंने आज लिखा है, उसमें G3 मैंने कहा है कि G3 का मतलब है अमेरिका, रूस और चीन। ये तीनों महाशक्तियां इकट्ठे आ चुकी हैं। ये तीनों महाशक्तियों ने निर्णय ले लिया है, दुनिया का ये हिस्सा तेरे लिए, ये हिस्सा मेरे लिए। तभी हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप बाकी सब पे बयान प्रति बयान करी जा रहा है, भारत के साथ 11 साल की मित्रता खत्म कर दी, लेकिन चीन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा डोनाल्ड ट्रंप। पूरी पश्चिमी मीडिया रो रो के थक गई कि जी रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, और 15 अगस्त को जिस गर्मजोशी के साथ डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से मिले, लग ही नहीं रहा था कि रूस युद्ध में है 3 साल से ज्यादा। क्योंकि ये जो G3 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये तीनों महाशक्तियां इकट्ठे आ चुकी हैं। चीन को क्या एक खतरा था जब वो ताइवान की प्लानिंग कर रहा था, पहले भी, लेकिन अब नहीं है। चीन को खतरा यह था कि जब भी वो ताइवान पे हमला करेगा, उसे डर था उसके पश्चिमी बॉर्डर का, जो कि भारत के साथ मिलता है, क्योंकि चीन टू फ्रंट वॉर के लिए कभी भी तैयार नहीं है। जिस तरह से भारत और अमेरिका की गहरी दोस्ती हो रही थी, चीन की चिंताएं बढ़ रही थी कि जब मैं ताइवान पे हमला करूंगा, भारत ने अगर वेस्टर्न बॉर्डर पे मोर्चा खोल दिया, जो हमारा पूर्वी बॉर्डर है, चीन के लिए दिक्कत हो जाएगी। और आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ पूरी दोस्ती खत्म कर दी, अब वो क्वाड के शिखर सम्मेलन के लिए नहीं आ रहे। तो अमेरिका ने तो चीन को ताइवान एक प्लेट के ऊपर दे दिया। जिस तरह से चीन तैयारी कर रहा है ताइवान के लिए, क्योंकि उसका पहला सैनिक लक्ष्य है, अमेरिका ने तो उसको ताइवान एक प्लेट पे दे दिया, प्लेटर पे दे दिया। जब भारत पे टू फ्रंट वॉर होगी चीन और पाकिस्तान की 2030 के बाद, कौन सा देश हमारे साथ खड़ा होगा? हमें थोड़ी उम्मीद अमेरिका पे थी, अब तो वो भी नहीं है। तो जो आने वाला समय है वो बहुत अलग होने वाला है। ये फोटो ऑप्स, ये गर्म जोशी, ये सब टेम्परेरी है। 2027 तक चीन समय बाय कर रहा है, चीन इज बाइंग टाइम 2027 तक, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के सैनिक मंसूबे उनके लिए बहुत साफ है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो सर जो बॉर्डर इश्यूज हैं भारत के चाइना के साथ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो कम से कम चाइना सॉल्व नहीं करना चाहेगा कभी भी, क्योंकि वो चाहेगा कि उसे भविष्य में उसे एज ए लेवरेज यूज किया जाए, और जो उसके कि अरुणाचल उसका हिस्सा होना चाहिए वो उसे यूज करेगा। लेकिन उसका काउंटर ये है कि अगर भारत चीन से तो डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन जो उसका एक हेंचमैन आप कह सकते हैं पाकिस्तान है, अगर उसके थ्रू मैसेज दिया जा सके वो कि ये एक रेड लाइन है, इसे क्रॉस मत कीजिए, क्या ये पॉसिबल है क्या भविष्य में? शिवम जी देखिए, चीन का जो जमीन का बॉर्डर है 22,800 किलोमीटर है, और 14 देशों के साथ चीन का बॉर्डर है। 14 में से 12 देशों के साथ चीन ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझा लिया है। 2 ही देश बचे हैं, भूटान और भारत। भूटान के साथ भी एडवांस टॉक्स में है, कभी भी दोनों देशों की सुलझा हो सकती है, लेकिन भारत के साथ चीन रिजॉल्व नहीं कर रहा है। क्यों क्यों नहीं कर रहा है? जब बाकी सबके साथ कर लिए, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि चीन को अरुणाचल प्रदेश चाहिए। देखिए, हमारे लिए पाकिस्तान तो कभी कोई सैनिक चुनौती था ही नहीं। हमने 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान को 5 सैनिक झड़पों या युद्धों में हराया है। 1947 से 49 का कश्मीर वाला युद्ध, 65 का, 71 का, 99 का कारगिल, 2025 का सिंदूर।
आने वाले 100 सालों में भी अगर हमारे पाकिस्तान के साथ 10 सैनिक झड़पें होंगी, हम पाकिस्तान को तब भी हरा देंगे। हमें पाकिस्तान कभी हमारे लिए सैनिक चुनौती नहीं है। मतलब लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप ये कह रहे हैं अगले 100 साल पाकिस्तान रहेगा? देखिए, पाकिस्तान तो रहेगा। पाकिस्तान क्यों क्यों रहेगा? बेशक 100 साल ना रहे, अगले 15-20 साल तक पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान को नहीं टूटने देगा। हमारी इंडियन मीडिया पूरी गलत चीजें दिखाती है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। मैं बचपन से लेकर आज तक सुन रहा हूं पाकिस्तान टूट जाएगा। मैं जब बच्चा था तब पेपरों में आता था विदेशी हाथ, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। अरे 40, 45, 50 साल हो गए कॉन्स्पिरेसी की बातें सुनते हुए। कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसे उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हम? देखिए, पाकिस्तान को चीन नहीं टूटने देगा, क्योंकि एक यूनाइटेड पाकिस्तान, उसके अंदर 100 दिक्कतें हों, यूनाइटेड पाकिस्तान चीन के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? मलक्का डिलेमा की वजह से। मलक्का डिलेमा क्या है? मलक्का डिलेमा है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का स्ट्रेट है, वहां से चीन का 80% व्यापार होता है। शिवम जी, अगर हम चीन का नक्शा देखें, चीन के पूर्वी हिस्से में जहां पे समुद्री तट है, वहां पे चीन के 90% आबादी रहती है और सारे बड़े शहर चीन के उसके पूर्वी हिस्से पे। चीन के उत्तरी हिस्से में डेजर्ट्स हैं, वहां कोई नहीं रहता है। चीन के पश्चिमी हिस्से में पहाड़ियां हैं जहां पे बहुत कम रहते हैं, लोग रहते हैं, जहां तिब्बत और शिनजियांग आते हैं। चीन के दक्षिण हिस्से में जंगल हैं, भारी जंगल हैं। तो चीन का जो पूर्वी हिस्सा है, जो ताइवान के ऑपोजिट है, ताइवान स्ट्रेट के इस साइड है, चीन का पूर्वी हिस्सा चीन का सॉफ्ट बेली है। आप चीन की प्लानिंग देखिए। 1949 में जब चीन का गृह युद्ध खत्म हुआ, तब चीन का साइज छोटा सा देश था, उसमें ना तिब्बत था ना जिंजियांग था, जब ईस्ट तुर्किस्तान कहा जाता था। माओ जेडोंग ने कहा कि चीन ने अगर एक देश के तौर पे रहना है तो उसे पाम एंड 5 फिंगर्स पॉलिसी पे अमल करना होगा। तिब्बत को उन्होंने कहा कि ये पाम है या हथेली है, और वो 5 इलाके जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, लद्दाख भी है। ये 5 फिंगर्स और पाम चीन में आना चाहिए, क्योंकि अगर तिब्बत चीन में नहीं आया, चीन के पास पीने का पानी नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, चीन की 90% आबादी सारे शहर पूर्वी हिस्से में, और सारा पानी तिब्बत से आता है चीन में। तिब्बत को दुनिया का वाटर टैंक कहा जाता है। तो चीन ने 1949 में जब गृह युद्ध खत्म हुआ, उन्होंने पहली कार्रवाई क्या की? ईस्ट तुर्किस्तान पे कब्जा किया और उसका नाम रख दिया जिंजियांग, और अगले साल 1950 में तिब्बत पे कर लिया कब्जा। आप चीन की प्लानिंग तब से देखिए। जब देश अभी खड़ा ही हुआ था गृह युद्ध के बाद, उन्होंने 2 देशों को निगल लिया और दुनिया ने कुछ किया ही नहीं। अमेरिका ने, जो अमेरिका इतनी महाशक्ति थी, उससे कुछ किया ही नहीं। अब आप जो चीन देखते हैं, इतना बड़ा विशाल और विस्तार चीन है, 1949 में छोटा सा देश था। तो चीन की जो प्लानिंग है, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल पहले भी दिए, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हो, हर चीज में अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, आप उसमें मैंने कई एग्जाम्पल्स और दिए हैं। चीन हर चीज प्लानिंग से करता है। चीन इतनी बड़ी सेना क्यों तैयार कर रहा है? जैसे मैंने पहले बताया, कोई पार्टी पिकनिक तो नहीं कर रहा है। जब शिवम जी, मेरे को पता है कि आप मेरे दुश्मन हैं और आप मेरे पे कभी हमला नहीं कर सकते, मेरे को यकीन है कि आप मेरे पे कभी हमला नहीं कर सकते, और तब भी मैं इतनी बड़ी सैनिक ताकत बनाऊं, या मैं इतने बॉडीगार्ड रखूं, ये रखूं, वो रखूं, क्यों? जब मेरे को पता है आपसे मेरे को खतरा ही नहीं है। इसका मतलब मेरे कुछ प्लान्स हैं आप पे। तो ये जो बात है, ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। ये शांति जो है चीन के साथ, ये 2027 तक ही है, बस उसके बाद नहीं। जी सर। खैर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो बायलैटरल मीट हुई है, कल मेन मीटिंग है एससीओ में, उसमें क्या निकल के आएगा वो भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सर ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया
चीन कभी दोस्त नहीं हो सकता, और ये भारत भी समझ रहा है। और पूरा का पूरा जो हमारा रिलेशनशिप है चाइना से फिलहाल वो ट्रांजैक्शनल है कि ठीक है, थोड़ा हम देंगे, थोड़ा तुम देंगे। और जो ऑप्टिक्स होती है कि भैया प्लेन चलेंगे, कैलाश मानसरोवर, ये सब है, लेकिन उससे एक बड़ा इशू, जो ब्रॉडर इशू है, वो है नेशनल सिक्योरिटी, वो है बॉर्डर्स, और वो है चाइना का एग्रेशन। देखते हैं आगे चीजें कैसे रोल आउट होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत अच्छी और डिटेल्ड तरीके से इंडिया चाइना और खासकर चाइना की जो स्ट्रेटेजी है उसको जिस तरीके से डिकोड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।